Assalamualaikum everyone, this is Waqas Ali and welcome back to my YouTube channel। आपने हमारे लास्ट मशीन लर्निंग सेशन में देखा था कि हमने रिग्रेशन प्रॉब्लम पर काम किया था। रिग्रेशन प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को कहते हैं जहाँ पे हमें कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना हो। फॉर एग्जांपल लास्ट ट्रेनिंग सेशन में हमने देखा था कि हमने इंश्योरेंस चार्जेस को प्रिडिक्ट किया था जो कि एक कंटिन्यूस वैल्यू थी या क्वांटिटेटिव वैल्यू थी। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हमें कैटेगरीज को क्लासिफाई करना हो। फॉर एग्जांपल हाइट, जिसमें आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग हाइट हो सकती है, ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। अगर आपको दो दो क्लास में से क्लासिफाई करना हो तो इसको हम बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्राइस मुझे प्रिडिक्ट करनी है जिसकी क्लासेस हैं लो, मीडियम एंड हाई, तो एनीथिंग एनी क्लास विच आर बेस्ड ऑन द थ्री क्लासेस और मोर देन अ थ्री क्लासेस, उसको हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन आज का प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास पर्सन के जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं और उनकी रीडिंग्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल दिया गया है या फास्टिंग शुगर का जो है वो वैल्यू दी गई है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स दी गई हैं और ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि वेदर अ पर्सन हैविंग अ हार्ट डिजीज और नॉट। जीरो का मतलब ये है कि डिजीज नहीं है और वन का मतलब ये है कि डिजीज है। तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही क्लासेस हैं, जीरो एंड वन, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन। अगर हमारे पास थ्री और मोर देन अ थ्री क्लासेस होते तो हम उसको कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो आपने देखा कि लास्ट सेशन में हमने रिग्रेशन पे काम किया था और इस सेशन में हम बाइनरी क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन पर काम करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर ये हमारा टारगेट कॉलम है कि जिसमें हमने बताना है कि हार्ट डिजीज है कि नहीं, तो इसमें हमारे पास डाटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं मैंने आपके लिए पहले से ही डाटा को इंपोर्ट कर लिया है क्योंकि मुझे पता है कि आपको पेंडास पे काम करना आता है। अगर आपने पेंडास नहीं देखी तो प्लीज वो जाके देखें। मैं हार्ट के डाटा फ्रेम में प्रेजेंट के कॉलम को कॉल करता हूँ और उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ वैल्यू काउंट करके। अगेन कहूंगा कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप हमारे पेंडास के लेक्चर्स देखें। तो आपको पता है कि हमारे पास टोटल डाटा में से जो केसेस हैं, बाइनरी क्लासेस में दो ही चीजें होती है, एक को हम कहते हैं केस और एक को हम कहते हैं नॉन केस। तो हमारे पास जो केसेस हैं वो 137 है, जिसमें ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि किसी भी पर्सन को हार्ट डिजीज है। और जो नॉन केसेस है उसको हम जीरो कहते हैं। और इससे पता चल रहा है कि हमारे पास नॉन केसेस ऐसे हैं या ऐसे केसेस हैं, हमारे पास 160 केसेस ऐसे हैं जहां पे हार्ट डिजीज नहीं है। अब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इन जीरो और वन को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास कौन से कॉलम्स ऐसे हैं जो ज्यादा बेटर रहेंगे एज अ प्रिडिक्टर। प्रिडिक्टर मैंने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। प्रिडिक्टर उनको कहते हैं, उन कॉलम्स को कहते हैं जिनके थ्रू आप अपने टारगेट कॉलम को, यानी कि इधर आपका टारगेट कॉलम प्रेजेंट का कॉलम है, इसको आप प्रिडिक्ट कर सकें। तो क्योंकि अब हमारे पास, पहले तो हमारे पास रिग्रेशन की प्रॉब्लम थी, अब हमारे पास क्लासिफिकेशन यानी कि कैटेगोरिकल डाटा की प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है इसकी डाटा टाइप क्या है। तो हमारे पास एक पेंडास में मेथड होता है, पेंडास डाटा फ्रेम डॉट इन्फो। ये आपको बताता है कि आपका डाटा की डाटा टाइप क्या है। तो अगर आप देखें तो आपके डाटा की सारी डाटा टाइप जो है वो नंबर्स में है, जबकि आपके पास फ्लोट का कॉलम सिर्फ वन है, ये देखिए, और बाकी तमाम इंटीजर के कॉलम है जो कि 13 कॉलम है। तो सबसे आसान हमारे लिए ये हो गया कि क्योंकि मशीन लर्निंग जो है वो नंबर्स पे काम करता है, तो हमें अपने डाटा को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ऑल दी कॉलम्स आर इन अ नंबर फॉर्मेट। तो हमें अपने डाटा टाइप को चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि कौन सी वैल्यूज जो हैं या कौन से जो प्रिडिक्टर हैं हमारे पास, कौन से कॉलम्स हैं जो हमारे प्रेजेंट कॉलम से ज्यादा कोरिलेट करते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि आप, अगर आपके पास न्यूमेरिकल डाटा हो तो आप कोरिलेशन निकाल लें, बट मैं इनको कैटेगरीज कंसीडर कर रहा हूँ, नंबर कंसीडर नहीं कर रहा। तो दो नंबर्स के बीच में तो आप कोरिलेशन निकालते हैं, लेकिन आपने लास्ट सेशन में देखा होगा जब हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा आया था, जिसमें स्मोकर का डाटा था, जिसमें आपके पास मेल फीमेल्स का डाटा था, तो आपने देखा था कि हमने उस पर बॉक्स प्लॉट बनाया था। लेकिन इस बार हम बॉक्स प्लॉट नहीं बनाएंगे कैटेगरीज के अगेन, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट का कॉलम एक कैटेगरी का कॉलम है। हम एक और वे आउट देखते हैं, आप बॉक्स प्लॉट भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं आपको इंडस्ट्री के लिहाज से तमाम कॉन्सेप्ट बताऊं जो इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो आप अपने डाटा को ग्रुप कर लें।
ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट कॉलम। तो हम हमारे पास पेंडास में एक मेथड है ग्रुप बाय का। ये क्या करता है, इसको आप कॉलम का नाम बताएं, वो कॉलम के अंदर जितनी भी कैटेगरीज होंगे उतने वो ग्रुप बना देगा। और आपको पता है कि आपके कॉलम में सिर्फ दो ही कैटेगरीज है प्रेजेंट के अंदर, 0 और 1। तो ये टोटल कितने ग्रुप बना देगा, दो ग्रुप बना देगा। अगर आप इसको रन करेंगे तो अभी आपको कुछ शो नहीं करेगा, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि ये ग्रुप बैकएंड पे बन चुके हैं। अब आपने कहा कि इन ग्रुप की बेसिस पे तमाम कॉलम के मीन ले लूं, तो मैं पहले तो इनको ग्रुप्स के अंदर सेव कर देगा। तो हमारे पास जो ग्रुप्स आ गए वो टोटल 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और अगर आप इन ग्रुप के अंदर तमाम कॉलम्स का मीन ले लें, तो ये भी एक वे है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे कौन से कॉलम रिलेटेड हैं। तो देखिए, दो ग्रुप बने 0 और 1, और 0 और 1 के अगेंस्ट तमाम कॉलम्स की हमने मीन वैल्यू निकाल ली। ये देखें, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मीन वैल्यू जो है वो ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप एज में देखें, कोई आपके पास ऑलमोस्ट 4 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है, जबकि आपके पास जेंडर में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा, मैंने एक और काम भी किया आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ से ग्रुप्स के अंदर मैं ग्रुप्स के अंदर गया, बल्कि मैं इसको आपको यहीं पे करके दिखाता हूँ। मैंने चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस से रिलेट नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे किया कि कॉलम्स की वैल्यू निकाल ली। देखिए, ये मेरे पास सारे कॉलम्स आ गए, और मैंने चैट जीपीटी पे जाके एक सवाल लिखा, व्हाट आर दी फॉलोइंग कॉलम मोस्ट रिलेटेड टू द हार्ट डिजीज। और वो सारे कॉलम मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए, यहाँ से उठा के। ये देखिए, यहाँ से मैंने पूरे कॉलम उठा के कॉपी पेस्ट कर दिए। बिकॉज मैं मेडिकल साइंस से रिलेट नहीं करता, तो मुझे नहीं पता कि हार्ट डिजीज से कौन से कॉलम रिलेट करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगा, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई एज अ डाटा साइंटिस्ट मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सपर्ट की ओपिनियन ली। अब एक्सपर्ट में आपके पास डॉक्टर हो सकते हैं, फिलहाल हमारे पास डॉक्टर नहीं है, तो मैंने चैट जीपीटी को अपना डॉक्टर मान लिया। और मैंने उससे पूछा कि भाई व्हाट आर दी फॉलोइंग कॉलम मोस्ट रिलेटेड टू द हार्ट डिजीज। तो उसने मुझे बताना शुरू कर दिया, और उसने कहा कि भाई एज का जो कॉलम है, पहले इसने डिस्क्रिप्शन बता दी, जेंडर बता दिया कि 0 का मतलब है फीमेल, 1 का मतलब है मेल, सीपी का मतलब है चेस्ट पेन। देखें, यहाँ पे आपको सीपी का कॉलम दिया हुआ है, चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन में वो ये बता रहे हैं कि भाई चेस्ट पेन 1 का मतलब है कि आपके पास टिपिकल एंजाइना होगा, एटिपिकल होगा, नॉन एंजाइनल पेन होगा, और डिफरेंट पेन्स बता दिए। फिर आपके पास बता दिया कि आपके पास रेस्टिंग ब्लड प्रेशर जो है वो mmHg में है। फिर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बता दिया, फास्टिंग ब्लड शुगर बता दिया, कि जो आप फास्टिंग में जो है अपना शुगर टेस्ट करवाते हैं। आपका रेस्टिंग ईसीजी आ गया आपके पास, आपका मैक्सिमम हार्ट रेट आ गया। तो ये कॉलम की उसने डिस्क्रिप्शन बता दी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता रहा है, नीचे अगर आप जाएं तो ये कह रहा है कि कौन से कॉलम इसके लिहाज से, जो चैट जीपीटी उसके लिहाज से ज्यादा रिलेट कर सकते हैं किसी भी हार्ट डिजीज को होने के लिए। वो कह रहा है कि एज जो है वो मैटर हो सकता है, जितना इंसान ओल्डर होता जाएगा उतने उसके हार्ट डिजीज के चांसेस ज्यादा हैं। जेंडर डिफरेंस भी बहुत असर करता है, खास तौर पे मेल्स जो है उनको ज्यादा हाई रिस्क होता है हार्ट प्रॉब्लम का। इसी तरीके से चेस्ट पेन के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है कि मेरे हिसाब से 13 कॉलम में से या 14 कॉलम में से ये 7 कॉलम बहुत क्लोज हैं, जिससे हमें लगता है कि ये एक अच्छे प्रिडिक्टर हो सकते हैं हार्ट डिजीज को प्रिडिक्ट करने के लिए। ऑन दी अदर साइड हमारे पास भी कोई डाटा है जिसको हम देखते हैं और बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज का कॉलम देखें, तो एज के कॉलम में जो है वो डिफरेंस आ रहा है। मैं ये पूरी लिस्ट उठा लेता हूँ, और इसको हम जो है शॉर्ट डाउन करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिडिक्टर्स। प्रिडिक्टर में अभी इस लिस्ट को हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो एज का कॉलम में हमें नजर आ रहा है। अच्छा, अगर आप देखें तो जेंडर का कॉलम जो है ये जो है ये हमें रेकमेंड कर रहा है। और अगर आप इधर देखें तो इतना खास हमें डाटा के अंदर डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। तो आपकी चॉइस है कि आप चैट जीपीटी जिस तरह रेकमेंड कर रहा है वो भी कर सकते हैं, और इसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा मॉडल इतना हैवी ना हो, ज्यादा टाइम ना ले। तो मैं कुछ कॉलम्स को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं ये कॉलम्स को डिलीट कर देता हूँ, या बल्कि मैं वो सारे कॉलम डिलीट कर देता हूँ जो मुझे इधर बताए गए हैं, और मैं वो कॉलम रखता हूँ जो मुझे इधर रेकमेंड नहीं किए गए। फॉर एग्जाम्पल, एज का कॉलम चले मैं ले लेता हूँ, सेक्स, चेस्ट पेन, ये तमाम चीजें हम डिलीट कर देते हैं। ऑल्दो के चैट जीपीटी कह रहा है कि आपने रखना है, लेकिन मैं चैट जीपीटी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, जस्ट प्ले अराउंड। तो मैंने रेस्ट ईसीजी रख लिया, रेस्टिंग
ईसीजी इधर मौजूद नहीं है। तो मैंने यहाँ पे रख लिया रेस्टिंग ईसीजी के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक रिजल्ट होता है। 0 का मतलब है नॉर्मल, 1 का मतलब है हैविंग एसटीटी वेव एबनॉर्मेलिटी, 2 का मतलब होता है, ये तमाम चीजें यहाँ पे गिवन है। तो मैं जा रहा हूँ चैट जीपीटी के अगेंस्ट। तो हम देखते हैं, लेकिन मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो चीज मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेस्ट ईसीजी, तो देखिए यहाँ पे मुझे डिफरेंस भी नजर आ रहा है मीन में। तो आप देखेंगे ऐसा ऐसी वैल्यू लें जहाँ पे डिफरेंस ज्यादा हो। अगर डिफरेंस बहुत कम है तो वो इतना फायदा नहीं करेगा। रेस्ट ईसीजी ले लेते हैं। फिर ये आपका मैक्सिमम हार्ट रेट था, मैंने ऊपर पीछे देखा था, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव। चैट जीपीटी इसको रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं चैट जीपीटी के अगेंस्ट जाके इसको ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखें वेरिएशन भी नजर आ रही है। 158 जो है वो नॉन केस का मीन है, और 1 जिसको हम केस कह रहे हैं उसका मीन है 139। तो मैं ये भी ले लेता हूँ। फिर इसके अलावा ये जो है रेकमेंड करता है चैट जीपीटी, इन सबको हम रिमूव कर देते हैं, और हम सीए को ले लेते हैं। सीए का मतलब क्या था आपके पास? सीए का मतलब ये था कि इधर हम जाके देख लेते हैं कि सी ए स्टैंड फॉर व्हाट, नंबर ऑफ मेजर वेसल 0 to 3 कलर्ड बाय द फ्लोरोस्कोपी। तो ये हमने कुछ प्रिडिक्टर ले लिए हैं, लेकिन हमने प्रिडिक्टर किस बेसिस पे लिए हैं? मीन की वेरिएशन पे। अगर आप एज का देखें तो 4 इयर्स का डिफरेंस आ रहा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एवरेज ऑन एवरेज। अगर मैंने यहाँ पे रेस्ट ईसीजी लिया है तो आप देखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम थी, अगर मैं रेस्ट ईसीजी की वैल्यू यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं वो अगर मैं देखूं तो 0 1 से 2 के दरमियान थी। तो 0 1 से 2 के 0 and 2 के दरमियान एक ये बहुत बड़ा वेरिएशन हो सकता है। अगर आप देखें मैक्सिमम रेट तो 139 और 158 के बीच में एक बड़ा डिफरेंस हो सकता है। और सीए में भी आप देखें तो 1.14 और 0.27, जबकि सीए की वैल्यू कहाँ पे स्टैंड कर रही है आपकी? 0 से 3। तो ये एक वेरिएशन काफी ज्यादा नजर आ रहा है। तो मैंने ये कुछ प्रिडिक्टर्स ले लिए हैं। आप चाहें तो चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, या किसी डॉक्टर से भी साथ मिलके भी इस प्रोजेक्ट को किया जा सकता है। और हमारा जो अब हम निकालेंगे कि हमारा एक्स वैल्यू क्या होगी। आपको पता है ये एक सुपरवाइज लर्निंग का प्रॉब्लम है। सुपरवाइज लर्निंग में आपने प्रिडिक्टर भी बताने होते हैं और टारगेट भी बताना होता है, यानी कि एक्स भी बताना होता है और वाई भी बताना होता है। जब आप एक्स एंड वाई दोनों बताते हैं और मॉडल को ट्रेन करवाते हैं, तो वो लर्न कर लेता है दोनों के बीच में रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, एक्स हमारा क्या हो जाएगा, मैं हार्ट के अंदर से सिर्फ इन कॉलम्स को ले लेता हूँ, तो मेरे पास एक्स आ जाएगा कुछ सिर्फ ये कॉलम। और y हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कि हमें प्रिडिक्ट करना है। y का मतलब है टारगेट कॉलम, जो कि है हमारे पास प्रेजेंट का कॉलम। तो अब अगर मैं आपको x दिखाऊं, तो x मेरे पास आ गया ये 4 कॉलम। ये हमारे पास इनपुट डाटा हो गया, x को हम कहते हैं इनपुट। और हमारे पास अगर मैं आपको y दिखाऊं, तो y क्या हो जाएगा मेरे पास? इसको डॉट हेड कर देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ टॉप 5 रॉज आ जाए। ये x आ गया, और ये हमारे पास y आ गया। y डॉट हेड करूंगा तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। या तो हार्ट डिजीज होगा या नहीं होगा। इसको हम टेक्निकली आउटपुट कहते हैं या टारगेट कहते हैं। आउटपुट भी कहते हैं और टारगेट कॉलम भी कहते हैं। तो होता क्या है मशीन लर्निंग में, जब आप x और y दोनों देते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन भी दिखाते हैं और आंसर भी दिखाते हैं। जब क्वेश्चन एंड आंसर दोनों दिखा रहे होते हैं, तो जो मशीन है वो उसको लर्न कर लेती है उसके पैटर्न को, कि भाई अगर इस तरीके का डाटा आएगा तो हार्ट डिजीज नहीं होगी, अगर इस तरीके का डाटा होगा एक्सक्यूज, अगर इस तरीके का डाटा होगा तो हार्ट डिजीज हो सकती है, अगर इस तरह का डाटा होगा तो हार्ट डिजीज होगी। आप देखें इन दोनों में सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही होगी, ये 67 है, ये भी 67 एज है। वैसे ईसीजी तीनों का 2 है, लेकिन इसकी रेंज देखें कम है, इसकी रेंज ज्यादा है। और जबकि आप देखें आपका सीए में भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसको ये समझ रहा है कि ये 0 है। इसी तरीके से बैक एंड पे रूल डिफाइंड होते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको मैन्युअली या वर्बली रूल बताया कि देखें इस तरह से कहें तो हार्ट डिजीज होगी, इस तरह तो नहीं होगी। तो आप इन दोनों में देखें कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, और ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। तो इसी तरीके से मशीन भी सीखती है। लेकिन मशीन को हम क्या करेंगे, हम अपने डाटा को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। एक पार्ट पे हम ट्रेनिंग करवाएंगे और एक पार्ट पे हम टेस्टिंग करवाएंगे। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि डाटा को ब्रेक करने का क्या वे है। आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल है फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन
मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट, ट्रेन, खुद ये बताता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये कह रहा है कि आप अपने डाटा को ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में एक्स एंड वाई दोनों दे देता हूँ। ट्रेन एंड टेस्ट में मैं एक्स भी दे देता हूँ जो कि हमारा इनपुट है, वाई हमारा टारगेट है, और मैं इसको टेस्ट साइज भी बता देता हूँ कि मुझे टेस्ट साइज में लेट सपोज 30% डाटा चाहिए, 30% डाटा चाहिए। और मैं इसको कह देता हूँ कि भाई मेरा डाटा एक मरतबा जो आप लेकर आ जाओ वो चेंज नहीं होना चाहिए। रैंडम स्टेट को मैंने रिग्रेशन की प्रॉब्लम में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आप वो जाके देख लें। इसका मतलब ये है कि एक मरतबा जो डाटा ये सेपरेट कर लेगा फिर वो चेंज नहीं होगा। अब इससे हमारे को चार चीजें मिलती हैं। कितने वेरिएबल मिलते हैं? चार। सबसे पहले तो हमें मिलेगा एक्स ट्रेनिंग का और एक्स टेस्टिंग का। तो ये हमारे पास दो इनपुट आ गए, एक ट्रेनिंग करवाते वक्त देंगे और एक टेस्ट करवाते वक्त। फिर हमें मिलता है वाई ट्रेनिंग एंड वाई टेस्ट। हमारे पास कुछ ये डाटा आ गए। अब अगर मैं आपको एक्स ट्रेन का डाटा दिखाऊं तो वही फोर कॉलम्स होंगे, वही फोर कॉलम्स होंगे, लेकिन डाटा जो है वो 70% इधर आ जाएगा और 30% इधर आ जाएगा। तो ये दो हिस्सों में वो ब्रेक हो जाएगा, 70 एंड 30%, टोटल 100% हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 70 एंड 30% हो जाएगा। एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब आप डाटा को क्लासिफिकेशन में ब्रेक करें तो देख लीजिएगा कि वाई ट्रेन के अंदर दोनों क्लासेस मौजूद हैं। अगर एक क्लास हुई, फॉर एग्जाम्पल जीरो ही हुआ और जीरो हुआ वन ना हुआ, तो वो लर्न कैसे करेगा? तो मैं देख लेता हूँ। तो देखें, नॉन केसेस भी अवेलेबल है और केस भी अवेलेबल है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप वाई टेस्ट को देखें और कोशिश करें कि ये दोनों जो है ऑलमोस्ट बराबर हो, और अगर आप वाई टेस्ट को चेक करें तो वाई टेस्ट में भी दोनों डाटा होने चाहिए ताकि आप टेस्टिंग इजीली कर सकें। तो मैं वाई टेस्ट के अंदर भी देख लेता हूँ कि मेरे पास दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं कि नहीं है। बिल्कुल अवेलेबल हैं। जीरो की क्लासेस जो है वो 51 केसेस हैं, और वन जो है हमारा जो मेन केस है उसकी क्लासेस 39 टाइम अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग हो सकती है। अब हमें क्या करना है? अब हमें मॉडल को ट्रेनिंग करवाते वक्त एक्स और वाई दोनों दिखाने हैं। जब हम एक्स और वाई दिखाते रहेंगे कि भाई अगर ये डाटा हो तो आपका इसका मतलब है हार्ट डिजीज नहीं होगी, अगर आपके पास ये डाटा हो तो इसका मतलब है हार्ट डिजीज नहीं होगी, अगर आपके पास ये डाटा हो तो इसका मतलब है हार्ट डिजीज नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरीके का डाटा हो तो आपकी हार्ट डिजीज होगी। और सेकंड नंबर पे देखें, अगर इस तरह का डाटा हो तो आपकी हार्ट डिजीज होगी। तो यही हमें मॉडल को दिखा के ट्रेन भी करवाना है। कैसे ट्रेन करवा सकते हैं हम? आए देखते हैं। हमारे पास आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल जो है वो इंपोर्ट करवाया था, आप मशीन लर्निंग के थ्रू क्लासिफिकेशन का मॉडल भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो आपने देखा था कि लीनियर जो रिग्रेशन में हमने सबसे पहले मॉडल यूज किया था वो लीनियर रिग्रेशन यूज किया था। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहला मॉडल होता है उसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि दोनों में रिग्रेशन आ रहा है। जब आप रिग्रेशन का प्रॉब्लम कर रहे थे तो उस वक्त आपने लीनियर रिग्रेशन यूज किया था। अब आप क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों यूज कर रहे हैं? तो इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद देता हूँ। पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन को फ्रॉम एसके लर्न। जब भी आपके पास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन से क्लासिफाई करना है। मैं कहूंगा लीनियर, ये भी एक लीनियर मॉडल है। इंपोर्ट, क्योंकि हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हम लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि हम करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। किसको करेंगे हम? लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट करेंगे। ये हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब सवाल देता हूँ कि ये रिग्रेशन क्यों आ रहा है? रिग्रेशन जो है वो सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि ये भी एक लीनियर मॉडल है। लीनियर मॉडल का मतलब ये होता है कि इसमें भी वही लीनियर कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होती है, लेकिन एक इसके बीच में एक इंटरमीडिएट फंक्शन आ जाता है जिसको हम सिग्मॉइड कहते हैं। सिग्मॉइड अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। सिग्मॉइड क्या करता है? लीनियर मॉडल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा होता है, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई एंड प्लस यहाँ पे भी हो रहे होते हैं। लेकिन जो एक फंक्शन होता है सिग्मॉइड, वो क्या करता है, आपकी वैल्यू अगर ज्यादा हाई वैल्यू आए तो उसको वन में कन्वर्ट कर देता है, अगर लो वैल्यू आए तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर देता है। या आप ये कहें कि ये एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा होता है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता कि आपके लिए मैथ्स मुश्किल हो। तो मैंने आपको सिर्फ समझा दिया कि रिग्रेशन यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन यूज होता है। उसका आंसर ऐसे ही आता है जैसे कंटिन्यूस वैल्यू का आंसर आता है, फिर आपके बीच में एक फंक्शन यूज होता है खासतौर पे बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए सिग्मॉइड, जो कि आपकी हाई वैल्यू को वन में कन्वर्ट कर देता है और लो वैल्यू को जीरो में कन्वर्ट करता है। इतना आपके लिए काफी है। और रिग्रेशन तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे भी
लीनियर कॉम्बिनेशन यूज होता है। अगर आप चाहें तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप देखें, लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। मुझे इन सब चीज़ों का पता है। अगर आप कमेंट्स में कोई सवाल करना चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली आपकी मैथमेटिकल अगर आपकी कोई अप्रोच है तो उसका मैं आपको जवाब दूंगा। एनीवे सबसे पहले तो आप अपने हार्ट के मॉडल को जो है वो इंस्टेंशिएट करवा लें, लॉजिस्टिक, रिग्रेशन। और मैंने आपसे कहा कि आप अपने मॉडल को ट्रेन करवाएंगे और उसको हम क्या देंगे, मॉडल को एक्स भी देंगे जो कि हमारा एक्स ट्रेन है, और वाई ट्रेन देंगे, क्योंकि तो जब हम उसको क्वेश्चन भी देंगे और आंसर भी देंगे तो वो क्या करेगा, अगर हम क्वेश्चन भी देंगे और आंसर भी देंगे तो वो हमारा मॉडल क्या करेगा, हमारा मॉडल जो है वो उसको लर्न करेगा। तो देखिए मैंने इनपुट भी दे दिया, आउटपुट भी दे दिया, यानी कि क्वेश्चन भी बता दिया और आंसर भी बता दिया। जब मैं क्वेश्चन एंड आंसर दोनों बता दूंगा तो वो उसके पैटर्न को लर्न कर लेगा। पैटर्न लर्न करने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाएगा। रिलेशन बनाने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में एक रूल डिफाइन कर देगा कि कौन सा डेटा आए तो उसको जीरो कहना है, कौन सा डेटा आए तो उसको वन कहना है। तो हमारे पास इस ट्रेनिंग को हम कहते हैं फिट करना। तो फिट का मतलब ये है कि आपका मॉडल जो है वो ट्रेन हो रहा है। तो देखते हैं ये मॉडल कैसे ट्रेन होता है। लॉजिस्ट सॉरी, मैंने अपने मॉडल का नाम रखा था हार्ट मॉडल, हार्ट मॉडल, और इसको हमने फिट कर दिया। तो आपका मॉडल जो है वो ट्रेन हो चुका है। जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाए तो आपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक करनी होती है कि कितना आपका अच्छा रिजल्ट दे रहा है आपके उस डाटा पे जिस पे आपने उसको ट्रेन किया है। तो हम जब मॉडल को जब मॉडल को फिट करवा लेते हैं तो मॉडल की एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं, मॉडल की एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं, आप इधर दें स्कोर, और स्कोर में आप यही डाटा दे दें, स्कोर में आप यही डाटा दे दें तो ये इसका स्कोर निकाल लेगा और बता देगा कि कितने परसेंट डाटा आपका सही है। मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपका कह रहा है कि 76% डाटा को करेक्टली प्रिडिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, 76% डाटा को जिस जिस पे ट्रेन हुआ है उसको उसका 76% मॉडल या उसका 76% रूल समझ आ गया है। बाकी उसको जो तकरीबन इसका आंसर अगर मैं 100 से माइनस करूं, अगर मैं इसको 100 से माइनस करूं तो मेरे पास तकरीबन आंसर आएगा, लेट सपोज इसका आंसर आएगा मेरे ख्याल में 23 पॉइंट समथिंग। तो 23% डाटा ये अभी लर्न नहीं कर सका। तो आपने देखा कि हमारे पास हार्ट मॉडल का जो डाटा ट्रेन हुआ है अपने ही डाटा पे उसने 76% लर्निंग कर लिया है। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट तो हमें जब पता चलता है जब हम इसको अनसीन डाटा दें। अनसीन डाटा हम किस तरह दे सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि अनसीन डाटा कैसे दिया जाता है। सबसे पहले तो ये जो एक्स ट्रेन है इसकी मैं प्रिडिक्शन निकाल लेता हूँ। प्रिडिक्शन का मतलब ये कि ये तो इसने बैक एंड पे खुद ही कैलकुलेशन कर ली, लेकिन अगर मैं इसकी प्रिडिक्शन निकालूं, अगर मैं प्रिडिक्शन ऑफ ट्रेनिंग डाटा निकालूं, अभी मैं टेस्टिंग डाटा पे काम नहीं कर रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा मॉडल ट्रेन हुआ है उसी के अंदर मैं प्रिडिक्ट करूंगा। और अब मैं सिर्फ क्वेश्चन दूंगा, आंसर नहीं दूंगा। मैं जब क्वेश्चन दूंगा यानी कि सिर्फ ट्रेनिंग डाटा जिसपे ये इसने सीखा है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ जो सीखा है उसमें उसका क्या प्रिडिक्शन दे रहा है। तो देखें ये प्रिडिक्शन दे रहा होगा, मैं आपको एक्स और वाई देखें, ये आपका था एक्स, ये मैंने दिया तो देखें इसका आंसर ये मुझे क्या देता है। तो मैं इस डाटा में दो तीन चीजें ऐड कर देता हूँ। पहले तो मैं इस डाटा में ऐड करता हूँ एक्चुअल डाटा को। एक्चुअल डाटा मेरा क्या था, मेरे पास एक्चुअल मेरे पास क्या था, एक्चुअल था मेरे पास वाई वैल्यू। आप लोगों ने देखा होगा वाई ट्रेन जो था वो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू थी। तो ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। तो अब अगर आप एक्स ट्रेन को देखें तो मेरे पास एक्स ट्रेन में एक्चुअल डाटा आ रहा है। और प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या थी ये मैंने यहाँ पे निकाला है। तो देखते हैं कि कितने डाटा को ये सही प्रिडिक्ट कर रहा है। तो मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ इधर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन की वैल्यू यहाँ से मैं ले लूंगा। तो आप देखें जब जैसे ही आप डाटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड करते हैं तो आप डाटा फ्रेम लिखते हैं, बॉक्स ब्रैकेट बनाते हैं और कॉलम का नाम लिखते हैं, और यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा जो मैंने प्रिडिक्शन करवाई है। अब अगर आपको मैं डाटा दिखाऊं यहाँ पे तो देखें एक्चुअल में भी जीरो था और मेरा मॉडल भी उसको जीरो कह रहा है। एक्चुअल में वन था लेकिन मेरा मॉडल उसको जीरो कह रहा है। यहाँ पे सही उसने प्रिडिक्ट किया है, यहाँ पे भी उसने सही प्रिडिक्ट किया है। जो गलत प्रिडिक्शन की है वो यहाँ पे की है, यहाँ पे भी उसने गलत प्रिडिक्शन की है। तो हमारे पास ज्यादातर डाटा को वो सही प्रिडिक्ट कर रहा है लेकिन कहीं कहीं उसने मिस्टेक्स भी की हैं। जब ये आपने देखा कि हमारे पास जो एक्यूरेसी आ रही है वो 76% आ रही है। ये मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट भी करके बता दिया कि मैंने सबसे पहले एक्सट्रेन के डाटा में जो है वो एक्चुअल वैल्यू को
एक्चुअल कॉलम को ऐड किया, ये देखें आप, एक्चुअल कॉलम को ऐड किया, फिर मैंने प्रिडिक्शन, जो प्रिडिक्शन किया उस कॉलम को ऐड किया और आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। लेकिन हमारा डाटा जो है एक्सक्यूज मी 76% जो है वो सही रिजल्ट बता रहा है। अब आते हैं कि हमारा जो जो अनसीन डाटा है, यानी कि जिस पे हमें एक्चुअली इसको टेस्ट करना है, उस पे वो हमें क्या रिजल्ट देता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो ये प्रिडिक्शन ट्रेन की थी इस जगह पे मैं, अच्छा ये ट्रेनिंग का डाटा तो उसने ट्रेनिंग करते वक्त भी याद कर लिया था, तो हो सकता है कि इस पे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी दे रहा हो, जो कि 76% है। तो जो डाटा जिसको इसने अभी तक देखा नहीं, उसका नाम हमने रखा था एक्स टेस्ट, उसको हमने अभी तक कहीं यूज नहीं किया। आप देखें, हमने एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को कहीं यूज नहीं किया इस डाटा पे। और इस डाटा पे तो हमने ट्रेनिंग करवाई थी, तो हो सकता है कि उसने रट्टा लगा लिया हो, उसने अच्छी तरीके से समझा ना हो, बस उसने रट्टा लगा लिया हो। लेकिन अगर मैं उसको एक्स टेस्ट दूंगा तो अब मुझे पता चलेगा कि मॉडल क्या वाकई में अच्छी तरीके से उसने लर्निंग की थी या नहीं की थी। तो मैं सिर्फ यही काम करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिडिक्शन टेस्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अब इसकी टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि अब मैं वो डाटा दे रहा हूँ जो उसने आज तक नहीं देखा। तो ट्रेनिंग का डाटा तो वो देख चुका था, टेस्ट का डाटा उसने आज तक नहीं देखा था। और अगर मैं टेस्ट देखूं तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास प्रिडिक्शन जो हुई है वो क्या हुई है। पहले तो मैं इसका एक्यूरेसी निकाल लूं। एक तरीका तो ये था कि मैंने आपको कहा था कि आप स्कोर के थ्रू निकाल लें। एक तरीका तो ये था कि मैंने आपको कहा था कि आप स्कोर के थ्रू, कहाँ पे किया है हमने, यहाँ पे। एक तो तरीका ये है कि आप मॉडल में एक्स टेस्ट दे दें, अभी तो एक्स ट्रेन है, और वाई टेस्ट दे दें तो वो स्कोर निकाल लेगा। तो आए जरा इसी को देखते हैं कि हमारे पास टेस्टिंग में क्या स्कोर आया है हमारे पास। ओरिजिनली हमारे पास ट्रेनिंग में 76% था, टेस्टिंग में हमारे पास देखते हैं क्या आया है। टेस्टिंग में आप क्या देंगे, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट दे देंगे, तो हमारे पास 75%, 75.5% ऑलमोस्ट बराबर है जो हमारे ओरिजिनल ट्रेनिंग डाटा के ऊपर जो हमारी स्कोर आया था 76%। हमारे पास इधर कोई 75% आ रहा है, कुछ वन, आप ये समझ लें कि परसेंट का डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं इधर इसको ओरिजिनल डाटा में ऐड करूं, ये हमारे पास एक्स टेस्ट का डाटा है, ये हमारे पास एक्स टेस्ट का डाटा है, इसके अंदर मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ एक्चुअल का, और हमारे पास एक्चुअल टेस्टिंग का डाटा, एक्चुअल टेस्टिंग का रिजल्ट क्या था। अगर मैं एक्चुअल ऐड करूँ तो हमारे पास एक्चुअल था वाई टेस्ट, तो ये हमारे पास एक्स टेस्ट में आ गया डाटा। तो आपके देखा एक्चुअल आ गया। अब एक्चुअल के अंदर मैंने जो प्रिडिक्शन की है, वाई प्रिडिक्शन जो की है, जो आउटपुट मैंने प्रिडिक्ट किया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिडिक्शन। ये हमारे पास हो जाएगा प्रिडिक्शन ऑफ टेस्ट। तो ये हमारे पास, अगर मैं अब इसका डाटा देखूं, सॉरी, जब मैं टेस्ट का डाटा देखूं तो मेरे पास आप देखें कि इसने प्रिडिक्शन क्या की है अनसीन डाटा पे। ये डाटा ट्रेनिंग के वक्त मैंने उसको नहीं दिखाया था, ट्रेनिंग के वक्त उसको मैंने ये डाटा नहीं दिखाया था, और ना एक्चुअल वैल्यू मैंने आंसर बताया था, सिर्फ मैंने क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो उसने आंसर दिया जीरो, और एक्चुअल आंसर भी जीरो था। फिर मैंने ये डाटा दिया यहाँ तक, तो उसने प्रिडिक्ट किया वन और एक्चुअल भी वन था। तो आपने देखा कि हमारा डाटा कितने अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर रहा है, और उसकी एक्यूरेसी जो है वो 75.5% आ रही है। लेकिन कभी कभी हमें ये देखना होता है कि जो हमारे केसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि जो हमारा केस होता है उसको हम वन कहते हैं, जो हमारा नॉन केस होता है उसको हम जीरो कहते हैं, वो हमारा कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो हमारे पास, हमें ये चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास साइकिट लर्न में मैट्रिसेस अवेलेबल हैं जो हम यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमने रिग्रेशन में दो मैट्रिक्स यूज किए थे, एक हमने यूज किया था मीन स्क्वायर्ड एरर का, और एक हमने किया था R2 स्कोर स्कोर का, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, आर स्क्वायर भी कहते हैं। तो हमारे पास ये पहले से अवेलेबल है, आपको खुद कैलकुलेट या मैथ्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एसके लर्न डॉट मैट्रिक्स। अब बस हमें ये याद रखना है कि लॉजिस्ट क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम होगा तो मैं कौन सा मैट्रिक्स यूज करूंगा, और अगर मेरे पास अगर मेरे पास जो है वो रिग्रेशन का प्रॉब्लम होगा तो मैं कौन सा मैट्रिक्स यूज करूंगा। तो क्योंकि हमारे पास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो जो यूज होता है वो मैं आपके सामने कर देता हूँ। एक तो हमारे पास होता है एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी स्कोर वही है जो अभी स्कोर हमने निकाला ऊपर, लेकिन
मॉडल के थ्रू निकालने का और इसके थ्रू निकालने का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक आपका होता है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक्यूरेसी स्कोर तो देखें वही आएगा। फॉर एग्जांपल एक्यूरेसी स्कोर, मैं अगर एक्यूरेसी ऑफ ट्रेन देखूं जो कि आपने देखा था 66% है, तो वो हम कैसे यूज कर सकते हैं? एक्यूरेसी स्कोर में आपको अब थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। देखिए स्कोर निकालते वक्त आपने क्या दिया था, स्कोर निकालते वक्त आपने क्या दिया था जब आप ट्रेनिंग का स्कोर निकाल रहे थे? तो आपने यहाँ पे दिया था एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। अब आपने वाई देना है और प्रिडिक्शन देनी है और एक्चुअल वैल्यू देनी है, तो वो खुद ही निकाल देगा 76.81%। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इस तरीके से निकालने में और जो हमने नीचे किया। तो हमें वाई ट्रेन देना होगा और प्रिडिक्शन ऑफ ट्रेन देना होगा, तो वो दोनों के बीच में एक्यूरेसी निकाल देगा। आंसर वही आएगा 76%। तो मैंने वाई ट्रेन दिया और प्रिडिक्शन ऑफ ट्रेन दिया और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो देखिए आंसर 76.66 ही आएगा आपके पास। ये देखें 76.811 जो पहले भी आ रहा था 76.811, ये देखिएगा 76.811। सिमिलरली अगर मैं टेस्टिंग की एक्यूरेसी देखूं जो कि आपके पास 75.5% आ रही थी, तो वो क्या आएगा? इसको मैं इधर ही रख देता हूँ ताकि ये यहाँ पे आ जाए। इसको हम डिलीट कर देते हैं। मशीन लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है अगर आपको समझ आना शुरू हो जाए तो। अगर आपको समझ आना है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कमेंट्स में, तो आप कभी भी एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट या एआई इंजीनियर नहीं बन सकते। तो देखिए आंसर वही आ रहा है। लेकिन क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बहुत जबरदस्त है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत डिटेल में बताती है। ट्रेनिंग की क्लासिफिकेशन रिपोर्ट पे आप खुद काम कर लीजिएगा। मैं टेस्टिंग की क्लासिफिकेशन रिपोर्ट पे काम कर लेता हूँ। कैसे काम करेंगे? यही डाटा देना होता है, बस नाम चेंज करना होता है। तो मैं लिख देता हूँ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ टेस्ट, और यहाँ पे हम इसको हटा के क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लिख देंगे। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। फॉर एग्जांपल क्या क्या मिल सकता है आपको? सबसे पहले तो ये एक्यूरेसी बता देगा आपको। सबसे पहले तो ये आपको एक्यूरेसी बता देगा। क्लास सॉरी, इसको प्रिंट करवा लेते हैं ताकि आपको सही नजर आए। तो देखिए सबसे पहले तो ये टेस्ट की एक्यूरेसी बता रहा है जो कि ये आपको बता रहा है 76% है। इसने इसको राउंड कर दिया। इसने इसको राउंड कर दिया, तो देखें ये एक्यूरेसी अगर आप अलग से ना भी कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 76 जो है वो आपकी टोटल डाटा 90 का था। टोटल डाटा 90 का था, उसमें से 76% आंसर ये करेक्ट दे रहा है। तो अगर आप जाके देखें तो आपके पास टोटल वैल्यू 90 ही थी। मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। मैंने आपको पहले भी इधर दिखाया था, एक और मरतबा दिखा देता हूँ। अगर आप 51, क्योंकि ये वाई टेस्ट का डेटा है, 51 और 39 को ऐड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 90। तो 0 और 1 जो है टोटल 90 की सपोर्ट थी आपके पास। तो आपके पास जहाँ पे 90 में से जो एक्यूरेसी आ रही है वो 76% है। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जितनी भी वैल्यू सही हुई हैं उसको डिवाइड कर दिया इसने टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। तो हमारे पास 0.76 का मतलब 90 से मल्टीप्लाई करें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज जो हैं वो सही हुई हैं। एक और भी तरीका है, आपने देखा होगा कि मैंने डाटा जो है इसको मैं प्रूफ करवा के बता देता हूँ ये 76% कैसे आ रहा है। आपके पास एक्स टेस्ट का डाटा, इन दोनों का आप डिफरेंस ले लें या इक्वालिटी ले लें। क्या ले सकते हैं आप? इनकी इक्वालिटी ले लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे आपको ये वाली वैल्यू खुद भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैन्युअली। कैसे करेंगे? इसको मैं डॉट हेड कर देता हूँ ताकि आपको ये नजर आता रहे। और हम क्या करते हैं, इनके बीच में इक्वालिटी देखते हैं। जहां जहां ये इक्वल हो रहा होगा उसमें आंसर हमारे पास क्या आ रहा होगा? ट्रू। एक्चुअल बराबर है प्रिडिक्शन के, सॉरी एक्स टेस्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन, तो देखें इसका आंसर ट्रू फॉल्स में आएगा। इसका आंसर आएगा ट्रू फॉल्स में। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ट्रू फॉल्स को आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। आ गया सम। जब इसका आंसर आ जाएगा उसको आप करेंगे सम, तो 68 आ गया। 68 डिवाइड बाय 90, देखें 70 68 टोटल करेक्शन आई। 90 आपका टोटल लेंथ थी, टोटल डाटा था। आप जब इसको करेंगे और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 75.5 ही आएगा। तो ये एक्यूरेसी जो वो कैलकुलेट कर रहा था वो हम मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको पता हो कि जहां पे दोनों वैल्यू सही आ रही है उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। लेकिन और दूसरी चीजें क्या है वो देख लेते हैं।
सबसे पहले तो हम आ जाते हैं रिकॉल के अंदर। रिकॉल के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज हैं। दो वैल्यूज का मतलब ये है कि जो आपका केस है वन, जो ट्रू वैल्यू होती है उसको, जिसको हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली, वो हमारा केस होता है। उसके अलावा जो चीज होती है उसको हम नॉन केस कहते हैं। रिकॉल के अंदर आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप केस को देख रहे हैं कि भाई कितने टाइम उसने हार्ट डिजीज को अच्छा तरीके से प्रिडिक्ट किया कि था, तो वो 79% है। इसको हम टेक्निकली कहते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ये होती है कि ये चेक करता है कि कितनी मर्तबा उसने वन को, जो टोटल आपके पास एक्चुअल एक्चुअल जो वन वैल्यूज थी उनमें से इसने वन को कितनी मर्तबा प्रिडिक्ट किया। इसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी। जबकि अगर मुझे नॉन केस को देखना, वैसे तो हम इंटरेस्टेड होते हैं अपने हार्ट डिजीज को हमारा मॉडल अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट करे, तो देखिए ओवरऑल एक्यूरेसी 76% है। जबकि वो एक्चुअल जो हार्ट डिजीज को, सिर्फ हार्ट डिजीज पे अगर उसने फोकस किया हुआ है, यानी कि वन पे फोकस किया हुआ है, तो वो वन को, यानी कि हार्ट डिजीज जहां पे अवेलेबल है उसको तकरीबन 80% यानी कि 79% सही प्रिडिक्ट कर रहा है। जबकि जो नॉन केसेस हैं उनको वो 73% प्रिडिक्ट कर रहा है। इस नॉन केसेस के रिकॉल को हम टेक्निकली कहते हैं स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी एक अलग चीज है जो कि आपके केसेस को जो है वो की परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहा होता है, जबकि जबकि स्पेसिफिसिटी आपके नॉन केसेस को कैलकुलेट कर रहा होता है। प्रीसेशन और रिकॉल क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये दोनों चीजें दोबारा से समझाता हूँ। हमारे पास एक और भी रिपोर्ट होती है या मैट्रिक्स होता है, उसको हम कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक। कंफ्यूजन मैट्रिक का क्या मतलब होता है? कंफ्यूजन मैट्रिक का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो कंफ्यूजन मैट्रिक हम यहाँ पे निकालें। कंफ्यूजन सी एम इज इक्वल टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और कंफ्यूजन मैट्रिक में हम यही चीज दे देते हैं। देखिए सब में यही चीज देनी है। आप देखें सब में मैं एक ही चीज दे रहा हूँ, वाई टेस्ट एंड वाई प्रिडिक्ट। तो आपने देखा जब हमने इसको दिया तो इसने हमें कंफ्यूजन मैट्रिक निकाल के दिया। अब ये बता रहा है, इसको मैं डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ। ये मेरे पास नमपाई का एरे आ रहा है। डाटा फ्रेम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? पीडी डॉट डाटा फ्रेम। तो देखिए ये बता रहा है, क्योंकि क्योंकि मैंने एक्चुअल डाटा को पहले लिखा है, तो ये जो रॉज हैं, ये देखें, ये पहला डाटा रॉ को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड डाटा है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो रॉज में भी 0 1 थे, तो देखें 0 1 आ गई, लेकिन ये एक्चुअल के 0 1 है और ये प्रिडिक्ट 0 1 है। ये कह रहा है कि जहां पे एक्चुअली जीरो था और जहां पे प्रिडिक्शन भी जीरो है, तो वो 37 केसेस थे। जहां पे इन चीज को हम कहते हैं, जहां पे 0 0 हो, ऐसी चीज को हम कहते हैं ट्रू नेगेटिव। क्या कहते हैं हम इसको? ट्रू नेगेटिव। जहां पे एक्चुअली जीरो था, जहां पे एक्चुअली जीरो था लेकिन उसने उसको वन प्रिडिक्ट किया, वो 14 केसेस हैं। इसको हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये है कि उसने, सॉरी, इसको कहते हैं हम फॉल्स पॉजिटिव, कि उसने पॉजिटिव केस प्रिडिक्ट कर दिया लेकिन फॉल्स, एक्चुअली जीरो था लेकिन उसने फॉल्सली उसको पॉजिटिव कह दिया। और जहां पे वन और जीरो आ जाए, यानी कि एक्चुअल में वन था लेकिन उसने प्रिडिक्ट जीरो किया, ये हमारे पास 8 केसेस हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारा मॉडल कहीं ना कहीं गलतियां भी कर रहा है। तो ऐसे चीज को जहां पे एक्चुअली हमारे पास वन था और प्रिडिक्शन उसने जीरो करी, तो इसको हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। क्योंकि जीरो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होती है और वन वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग हैं तो हम इसको कहेंगे फॉल्स नेगेटिव। और जहां पे वन आ जाए और यहाँ पे 31 आ जाए, तो इसको हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि वन प्रिडिक्टेड वन को हम पॉजिटिव कहते हैं, और अगर यहाँ पे भी दोनों वैल्यू मैच कर जाए तो इसको ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। आइए इसको मैं आपको अलग अलग करके भी बता दूं। ये हमारे पास ये हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स था। इसको अगर मैं, ये अभी 2 डायमेंशन में मैट्रिक्स ही, अगर मुझे इसको 1 डायमेंशन में करना हो तो मेरे पास एक मेथड होता है रेवल का। तो देखिए इसने सिंगल डायमेंशन में कर दिया। तो मैंने आपको बताया कि जहां पे 0 0 मैच कर जाए, जीरो, जहां पे मैच हो रहा है उसको हम कहते हैं ट्रू। तो जहां पे भी मैच होगा हमको लिखेंगे ट्रू, और जहां पे जीरो वैल्यू आ रही होगी उसको हम लिखेंगे एन। तो ट्रू नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि मुझे 4 वैल्यू को अलग अलग करना है, तो फर्स्ट वैल्यू मैंने ट्रू नेगेटिव कर दी। सेकंड वैल्यू क्या होगी आप बताइएगा? जहां पे मैच ना करे उसको हम क्या कहते हैं? जो दो वैल्यू मैच ना करे तो उसको हम कहते हैं फॉल्स। और वन आने को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव। तो ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव। फिर थर्ड वैल्यू, फिर हमारे पास थर्ड वैल्यू क्या है? 8।
8 को इधर आप देखें तो ये है 1 और ये है 0, तो दोनों मैच नहीं हो रहे तो हम उसको क्या कहते हैं, फॉल्स। और क्योंकि 0 है तो 0 को हम हमेशा नेगेटिव केस कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, जो हमारा मेन केस है उसको हम केस कहते हैं, उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, जो हमारा केस नहीं होता उसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो 1 और 0 गलत हो गए तो मैंने लिखा फॉल्स, और प्रिडिक्शन वो कर रहा है 0, तो इसको कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। और सिमिलरली अगर दोनों मैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रू, और अगर वैल्यू 1 है तो उनको कहेंगे ट्रू पॉजिटिव। तो हमारे पास तीन चारों वैल्यू आ गई। ट्रू नेगेटिव की वैल्यू थी 37, ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू थी हमारे पास, फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू थी हमारे पास 14, और सिमिलरली हमारे पास फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू पॉजिटिव। अब सेंसिटिविटी कैसे निकलती है ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। सेंसिटिविटी निकलती है एक्चुअल, आपके पास जो करेक्ट वैल्यू है उनकी वैल्यू से आपकी फॉर्मूला क्या बनता है सेंसिटिविटी का, वो आपको बताता हूँ। सेंसिटिविटी एक्चुअली कैलकुलेट होती है कि आप कितना अच्छा अपने पॉजिटिव केस को प्रिडिक्ट करते हैं। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जो ट्रू पॉजिटिव हैं, देखिए ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या है, 31 है, डिवाइड बाय एक्चुअली आपके पॉजिटिव कितने थे। तो एक्चुअल पॉजिटिव ये होंगे ना दोनों, 8 प्लस 31 कितने केसेस होंगे आपके, 38 केसेस होंगे। 38 केसेस में से आपने 31 जो है वो सही प्रिडिक्ट किया, तो ट्रू पॉजिटिव आपका 31 है, जबकि आपका जो एक्चुअल पॉजिटिव थे वो 39 थे। तो एक्चुअल पॉजिटिव आप कैसे निकाल सकते हैं, 8 कहाँ पे आ रहा है आपका, 8 आपका आ रहा होगा कहाँ पे, फॉल्स नेगेटिव में, और जो एक्चुअल पॉजिटिव है वो कहाँ पे आ रहा होगा, तो आपका जो टोटल पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी एक्चुअली वो कुछ इस तरह हो जाएगी। तो ये आंसर आया। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड बाय फॉल्स नेगेटिव वैल्यू प्लस ट्रू पॉजिटिव वैल्यू। इसको शॉर्ट में हम एक्चुअल एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यू भी कह सकते हैं, एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यू। तो ये आपके पास एक्चुअल पॉजिटिव, तो आपकी सेंसिटिविटी कितनी आ रही है कि ये एक्चुअली आपके वन वैल्यू कितनी अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर रहा है, 79%। कितना, 79%, 79.48%। तो क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड में भी यही होना चाहिए। तो देखें क्लासिफिकेशन में भी ये है। तो रिकॉल के अंदर जो वन वाली साइड होती है उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं, और रिकॉल के अंदर जो जीरो वाली साइड होती है कि वो कितना अच्छा नॉन केसेस को प्रिडिक्ट कर रहा है, वो 73% है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसी का उलट, इसी का उलट फॉर्मूला हो जाएगा। ट्रू पॉजिटिव की जगह पे आप ट्रू नेगेटिव लिख दें। ये आपको बताता है कि कितनी अच्छी आप नॉन केसेस को कर रहे हैं। तो ये ट्रू नेगेटिव, और ये आ जाएगा ट्रू नेगेटिव, और ये हो जाएगा आपका फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है। तो एक्चुअल नेगेटिव वैल्यू अब क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल नेगेटिव वैल्यू। तो आपने जो नेगेटिव वैल्यू प्रिडिक्ट की, जो सही प्रिडिक्ट की, और टोटल जो टोटल आपके पास जो नेगेटिव वैल्यू थी वो कितनी थी, अगर मैं कंफ्यूजन मैट्रिक को जाके देखूं तो टोटल नेगेटिव वैल्यू थी मेरे पास 37 प्लस 14। तो 37 प्लस 14 को मैं क्या कहता हूँ, टी एन और एफ पी। तो टी एन और एफ पी जो है मेरी टोटल नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो देखें ये एफ पी हो गया और ये टी एन हो गया, और मैंने अगर इसको कहते हैं हम स्पेसिफिक, और ये हमारे पास आ गई कि हम कितना अच्छा जीरो वैल्यू को यानी कि नॉन केसेस को प्रिडिक्ट करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे आ गई स्पेसिफिक, और ये देखिए हमारे पास आ रही है 72.54, और ये हमारी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में भी कुछ इस तरीके से आ रहा है। मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ी बहुत वैल्यू जो है वो प्लस माइनस में आगे पीछे हो गई है, लेकिन आपके पास फॉर्मूला कुछ ऐसे ही बनता है कि ट्रू नेगेटिव और प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। ठीक है। तो ये आपका स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला हो गया। और आप देखें यहाँ पे वैल्यू आ रही है 72.549, ऑलमोस्ट 73%, और यहाँ पे भी देखें आपके पास 73% आ रही है। वहां पे आ रही है 72.549, इधर इसको राउंड किया हुआ था, आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है। अब प्रिसेशन पे आते हैं, और प्रिसेशन में भी हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं। ये हमारी कहलाती है प्रिडिक्टिव पॉजिटिव वैल्यू, और ये हमारी कहलाती है प्रिडिक्टिव नेगेटिव वैल्यू। ये हमारी कहलाती है स्पेसिफिसिटी, और ये हमारी कहलाती है सेंसिटिविटी। तो प्रिडिक्टेड प्रिसेशन के अंदर प्रिडिक्टिव नेगेटिव वैल्यू एंड प्रिडिक्टिव पॉजिटिव वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम प्रिडिक्टिव पॉजिटिव वैल्यू निकालते हैं। यही फॉर्मूला होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो प्रीसेशन, ये प्रीसेशन होता है, और प्री सेशन के अंदर कौन सी क्लास कहलाती है, प्रिडिक्टेड पॉजिटिव वैल्यू। ये हम कैसे निकालते हैं, टोटल पॉजिटिव वैल्यू और टोटल प्रिडिक्टिव डिवाइड बाय
एक्चुअल वैल्यू नहीं, प्रिडिक्टेड पॉजिटिव वैल्यू। आप देखें टोटल पॉजिटिव वैल्यू हमारी कितनी आई थी, टोटल पॉजिटिव वैल्यू थी हमारी 31, लेकिन प्रिडिक्टेड पॉजिटिव वैल्यू कितनी होगी 14 प्लस 31। तो 14 प्लस 31 को हम क्या कहेंगे, फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव। तो मुझे बस अब ये मैंने अलग से निकाल के रखा है। 14 जो है 14 आ रहा था एफ पी के अंदर, ये देखें एफ पी के अंदर आ रहा है फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू, और 31 किसके अंदर आ रहा था, ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू। तो देखा आपने, प्रिडिक्टेड पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि आपके पास 1 1 कितनी मरतबा आए, एक्चुअली 31, और टोटल प्रिडिक्टेड वैल्यू कितनी है 31 प्लस 14 आपका कितना हो जाएगा 45। तो ये 45 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू पॉजिटिव। तो ये हमारी टोटल प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी। इधर मैं लिख देता हूँ टोटल एक्चुअल नेगेटिव वैल्यू, इधर ये लिख देते हैं हम टोटल, मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिख देंगे टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये करने की जरूरत नहीं है सर, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन में ये ऑलरेडी मौजूद है 69%। तो आप देखेंगे कि प्रिडिक्टेड पॉजिटिव वैल्यू हमारी कितनी आई थी 69%। सिमिलरली मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ कि मुझे कमेंट्स में बताएं कि प्रिसेशन के अंदर प्रिडिक्टिव नेगेटिव वैल्यू का क्या फॉर्मूला होगा, प्रिसेशन के अंदर प्रिडिक्टिव नेगेटिव वैल्यू का क्या फॉर्मूला होगा। तो ये हमारा प्रिसेशन एंड रिकॉल हो गया, ये हमारी एक्यूरेसी हो गई, और ये हमारा होता है हार्मोनिक मीन। F1 स्कोर को हम कहते हैं कि इन दोनों की जो वैल्यू का मीन है, हार्मोनिक मीन है, वो हमें निकालना होता है, कि इन दोनों को ऐड करना, उसको मल्टीप्लाई करना। इसका फॉर्मूला आप मुझे देख के बताएंगे कि हार्मोनिक F1 स्कोर कैसे निकालते हैं। मैक्रो एवरेज क्या होती है, इन दोनों को आप ऐड करें, इन दोनों को आप इसको और इसको ऐड करें और डिवाइड बाय 2 कर दें, तो आपके पास मैक्रो एवरेज आ जाएगी। वेटेड एवरेज क्या होती है, 0.82 को आप मल्टीप्लाई करें 51 से, प्लस 0.69 को मल्टीप्लाई करें 39 से, और इसको डिवाइड कर दें 51 प्लस 39 से, तो आपके पास वेटेड एवरेज आ जाएगी। तो आपने देखा कि क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जो हमें सेंसिटिविटी बताती है, स्पेसिफिसिटी बताती है, जिसको जिसको हम रिकॉल के अंदर करते हैं। फिर हमारे पास प्रिसेशन में प्रिडिक्टेड नेगेटिव वैल्यू बताती है, प्रिडिक्टिव पॉजिटिव वैल्यू बताती है, जिसको हम प्रिसेशन के अंदर लेकर आते हैं। फिर हमारे पास मैक्रो एवरेज, इन दोनों का एवरेज आता है, फिर इन दोनों का वेटेड एवरेज आता है। इधर भी यही दिया हुआ है। F1 स्कोर आप देखिएगा कि इन दोनों के हार्मोनिक मीन को हम F1 स्कोर कहते हैं नेगेटिव, और ये F1 स्कोर है पॉजिटिव का। और ये हमारे पास सपोर्ट दिए हुए कि कितना डाटा था, उसमें से कितना कैलकुलेशन इसने किया, टोटल हमारे पास डाटा था 90 का। तो आपने देखा कि कुछ इस तरीके से करते हैं प्रोडिक्शन। हमारा मॉडल बहुत अच्छा प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें तो हमारा मॉडल केसेस को, जो हमारे मेन केसेस हैं या पॉजिटिव केसेस हैं, उनको तकरीबन 80% प्रिडिक्ट कर पा रहा है। लेकिन क्योंकि ये एक जो है मेडिकल प्रॉब्लम है, तो इसकी परसेंटेज 90-95 तक होने चाहिए, जो हम जैसे जैसे हम आगे लर्न करते जाएंगे, सीखते जाएंगे कि हम अपने मॉडल को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासिफिकेशन का मतलब समझ आया होगा कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन में कितनी क्लासिफिकेशन होती है, बाइनरी क्लासिफिकेशन एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बाइन आपको प्रेडिक्टर कैसे निकाले जाते हैं, आपको डोमेन नॉलेज जिससे हमने चैट जीपीटी से हासिल करी, वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं, मॉडल को ट्रेन कैसे करवाते हैं, मॉडल की ट्रेनिंग की एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं। और क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट टेस्ट पे की है, आपने ट्रेनिंग पे भी करनी है और उसको भी एनालाइज करना है, जैसे मैंने आप लोगों के सामने एनालाइज किया। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे एआई साइंटिस्ट नहीं बन सकते। आपको पता भी होना चाहिए कि ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ करने से फायदा नहीं है। तो फिर हमने ये देखा कि हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स में प्रीसेशन और रिकॉल के अंदर ये दो वैल्यूज क्या आपको बता रही हैं, F1 स्कोर क्या होता है। तो हमारे पास जो मेन पॉजिटिव केस हैं, जहाँ पे वो हार्ट डिजीज को प्रिडिक्ट कर रहा है, वो 80% है, लेकिन हमारी ओवरऑल एक्यूरेसी 76% है। हमने इनको मैन्युअली भी कैलकुलेट किया, और हमने रिपोर्ट से भी देखा। नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ रिपोर्ट को फॉलो करेंगे, मेन्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप कमेंट्स में सवाल पूछेंगे, उतने आप अच्छे एआई साइंटिस्ट बनेंगे। जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं, और मुझे यही डर है कि अगर आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो आप लोग हो सकता है कि कोई गलत जो है वो लर्निंग कर लें। तो जितने सवाल पूछ सकते हैं पूछें कमेंट्स में, हमारी टीम अवेलेबल है आपको रिस्पॉन्स करने के लिए।
मैं नहीं समझता कि आज तक हमारे किसी भी कमेंट्स का जवाब नहीं आया हो। हमेशा हम अपने कमेंट्स का जवाब देते हैं, और ये ट्रेनिंग्स आप पाकिस्तान से बाहर अपने फेलोज से भी शेयर करें, ताकि हम वर्ल्ड इकोनॉमी को और अपनी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बना सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई विल वेट फॉर योर questions in the comments. So do comments and ask the question and share this training with others. आपके पास ये जो डेटा सेट है और वर्किंग फाइल है, वीडियो की डिस्कशन मिल जाएगी। वंस अगेन थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।